तो अब हम शुरू करने जाने वाले हैं हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एक क्विक रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम हर चैप्टर को बड़ा ही क्विकली, बड़ा ही फास्टली खत्म करने वाले हैं रे बाबा। यस सरकार। तो चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन अहमद दिस साइड फ्रॉम किशनगंज और स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भैया। आज हम चैप्टर 1 के साथ हमारी कहानी को शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर 1 के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भैया हमने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक एक चीज, छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी चीज को हम करने जा रहे हैं। हाँ जी सरकार। तो बाबा सबको अच्छे से पढ़ना है। सर ये चार्ट बुक तो हमारे पास नहीं है, आपकी एसएन की चार्ट बुक तो हमारे पास नहीं है। बाबा अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, टेलीग्राम वगैरह पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आराम से चार्ट बुक को प्रिंट कर लो। और एल्स यू कैन ऑल्सो बाय दिस चार्ट बुक्स। आपकी जो श्रद्धा भक्ति है वो आप कर सकते हो। चलिए सरकार शुरू करते हैं पहले चैप्टर के बाद, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब सुनो बाबा ध्यान से, ठीक है? अब सुनो बाबा ध्यान से। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या होता है? द टर्म, अच्छा ये ना थोड़ा क्विक रिवीजन होने वाला है, मैं एकदम स्लो रिवीजन नहीं करने वाला हूं। जो स्लो रिवीजन होता है वो मेरी बुक के साथ होता है, ये चार्ट रिवीजन है, ठीक है? दिस इज नॉट अ वन शॉट, दिस इज अ चार्ट रिवीजन, ठीक है? काइंड ऑफ अ वन शॉट बट मेनली अ चार्ट रिवीजन, जिसमें हम थोड़ा सा स्पीड के अंदर हर एक चीज को खत्म करेंगे। हम जब फुल रिवीजन करते हैं ना, इन डेप्थ रिवीजन करते हैं ना, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें बताता हूं, बहुत ज्यादा चीजें कंपैरेटिवली होती है। यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आप कर चुके हो, उसके बाद आप ये लेक्चर देखने आए हो, ठीक है? चलो, कोई डाउट है क्या किसी को इस बात के ऊपर? हाँ जी, ठीक है। नहीं मतलब किसी को क्योंकि ऐसा ना लगे कि अरे सर ये तो आपने चीटिंग कर दी, सर आप तो बड़े फास्ट जा रहे हो, सर आप तो बड़े फास्ट जा रहे हो, सर ऐसा नहीं सर। अरे बेटा मैं फास्ट नहीं जा रहा, तुम स्लो जा रहे हो। चलो करें शुरू। हाँ जी सरकार शुरू करते हैं। चलिए सर, इंट्रोडक्शन। अच्छा, दो चीजें होती है सर, स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट। अरे बाबा दो चीजें हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है स्ट्रेटेजी। तो बाबा एक है स्ट्रेटेजी, दूसरा है मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? द टर्म मैनेजमेंट है यूज्ड इन टू सेंस, दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है रे बाबा, दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है रे बाबा। सबसे पहला, द की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। जो बंदा सारी चीजों को मैनेज कर रहा है वो की बंदा, वो की फंक्शन जो हर चीज को मैनेज कर रहा है। क्या? हाँ जी सरकार, वो की बंदा, वो की फंक्शन जो हर चीज को मैनेज कर रहा है। अब चूंकि वही हर चीज को मैनेज कर रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सरकार, वही हर चीज मैनेज कर रहा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब इसमें एक और बात समझे। हाँ जी सरकार, chief organ instrumented with the test making of its proposal and productive entity undertaking the task of bringing together and integrating the discouraged resources। बाबा सारी की सारी चीजों को आप ही मैनेज कर रहे हो। एक तरीके से मान लो आप कंपनी के मैनेजमेंट हो। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा आपके घर के मैनेजर्स हैं। सर हमारे मम्मी पापा मैनेजर से मतलब, अबे बेटा तुम्हारी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। आज तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो, उसके लिए इंटरनेट लगा के लगा, हाँ सर लगा 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 लगा। कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो वो लगा के लगा, हाँ सर लगा 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 लगा। ये सब चीजें लगी, हाँ इनके लिए पैसा लगा के लगा, सर लगा। कोई बच्चा लैपटॉप में देख रहा होगा, कोई बच्चा मोबाइल में देख रहा होगा, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे माताजी और पिताजी ने दिए। अब उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो तुम्हें पैसा दे पा रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी सरकार। तो ये सब चीजें मैटर करती है। हाँ सरकार, organization becomes a unified function system when management systematically mobilize and utilize the diversified resources। जब आप अपनी सारे रिसोर्सेज को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हो तो देखो एक बात समझो, अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ रहा है काम करने के लिए, बहुत सारी चीजें करना पड़ रही है, तब उस केस में आप एक बात समझो कि भैया आपको एक बात दिमाग लगाना पड़ेगा। जब किसी बंदे को, सुनो ध्यान से, ठीक है? मतलब मैं आपको एक तरीके समझाऊं, मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड। चलो अब एक बात को समझो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है? मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में उन्होंने 10 बंदों की जरूरत थी लेकिन 15 बंदे लगा दिए, 20 बंदे लगा दिए। तुम्हारा मैनेजमेंट खराब नहीं है, घटिया है। अगर तुम्हें 10 बंदों की जरूरत थी और तुमने 11 या 12 बंदे लगाए तो फिर तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है,
समझ रहे हो, खराब और घटिया के बीच में फर्क क्या होता है। हाँ तो भैया सर ये तो फिर क्या मैनेजर्स होते हैं, अरे नहीं रे, ये कंपनी के सीईओ टाइप के लोग हैं, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टाइप के लोग हैं, मैनेजमेंट टाइप के लोग हैं, ये टॉप लेवल वाले लोग हैं बाबा। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट। देखो ब्राह्मण लिंगन, मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट हाँ इसे कुछ बन जाता है, जो कि इनके गुरु थे वॉरेन बफेट के। तो वॉरेन बफेट के जो गुरु थे ना, क्योंकि वॉरेन बफेट के जो गुरु थे उनका कहना था कि कंपनी के ना सिर्फ फाइनेंस मैटर करते हैं, मतलब कंपनी का कितना पैसा पड़ा है, कंपनी का कितनी रिसोर्सेज है, कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी, क्या करेगी, ए टू जेड। यानी कंपनी के लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है कंपनी के फाइनेंसेस। लेकिन इन्होंने कहा, बोले नहीं 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 नहीं, सिर्फ कंपनी के फाइनेंसेस मैटर नहीं करते हैं सर, साथ ही साथ कंपनी का बोर्ड मैटर करता है, यानी बोर्ड ऑफ मेंबर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, ये सब मैटर करता है। तो भाई लोगों ने उनसे पूछा, अरे यार ऐसा क्यों, कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? बोले नहीं, अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो मैनेजर्स अच्छे होंगे, मैनेजमेंट अच्छा होगा तो पैसा भी लाएगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो कुछ नहीं ला पाएगा। इन शॉर्ट इस पूरे ब्रह्मांड में ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और ये बात मैं 100% अग्री करता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी का मैनेजमेंट होता है। इफ यू आस्क मी, देखो फाइनेंशियल सुधारे जा सकते हैं, हर चीज सुधारा जा सकता है, लेकिन सुधारने वाला बंदा तो सही होना चाहिए ना। ठीक है सर, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड एडॉप्शन वगैरह सब कुछ इनको करना है। हाँ जी सरकार, सब कुछ इनको करना है। ठीक है सर, मैनेजमेंट का वर्क क्या था? मैनेजमेंट का वर्क था PODSC 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 PODSC। भूल गए क्या सर? हम तो भूल गए क्या था मैनेजमेंट का वर्क। मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो। सर मैनेजमेंट का वर्क क्या होता था? अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि सर मैनेजमेंट जो होता है, उन लोगों का कुछ तो काम होता होगा कि बोले आओ सर आओ, आओ कभी हवेली पे ऐसी बातें तो नहीं होती होगी ना, है ना? कुछ तो काम होता होगा मैनेजमेंट का। हाँ सर कुछ तो काम होता होगा। तो मैनेजर्स का काम होता था PODSC। क्या होता था बेटा? PODSC, याद करो मेरे साथ, PODSC। प्लानिंग, organizing, directing, staffing, control. P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, C for control, P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, C for control। ये होता है मैनेजमेंट का काम। ठीक है, प्लानिंग भी करनी है, स्टाफिंग भी करना है, कंट्रोल भी करना है। करेक्ट? हाँ जी सरकार, सब कुछ करना होता है। बेसिकली एक बार बताऊं, अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन प्रोसेस कैरिड आउट बाय मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये रहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। मतलब सर देखो मैनेजमेंट कर क्या है, मैनेजमेंट ने एक अलग अलग दुनिया से चीजों को लाकर साथ में चला। करेक्ट? हाँ जी सरकार। सर अब इसमें एक दो चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी, देखो यार, पे कुछ बात समझनी पड़ेगी आपको। अरे नहीं करी मतलब, अब अपन कर रहे हैं, अब अपन आगे हैं स्ट्रेटजी की तरफ। ठीक है, अब तो करनी थी, मतलब ऐसा है ना सर। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? देखो स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यही है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। देखो डेफिनेशन में बात पे आते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी का एक सही मतलब जो होता है वेयर वी वांट टू, हम जाना कहाँ चाहते हैं, है ना? हम जाना कहाँ चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप जूडियो की बात करो, जूडियो की बात करो, आप डीमार्ट की बात करो। अच्छा, जूडियो को कॉम्पीट करने के लिए आया भी यूस्टा। यूस्टा, यूस्टा इज अ ब्रांड ऑफ रिलायंस। ठीक है ना, जूडियो लिखता है कि टाटा प्रोडक्ट, ना ही यूस्टा लिख रहा है कि रिलायंस प्रोडक्ट। ठीक है, बट दोनों ही अपने अच्छे बड़े बड़े पिताजी की औलाद है ना? हाँ जी सरकार। पर उन लोगों की इच्छा क्या है? इन लोगों की इच्छा है कि हम लोग ना लो कॉस्ट पे ध्यान दें। अब एक है आजियो लक्स, यानी लग्जरी, वो किसके लिए बना है? वो बहुत महंगी महंगी चीज अमीरों के लिए बना है। फिर एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है चैनल, LV, है ना? आधा कटा हुआ एप्पल, अबे शिनेल्स, LV, लुई विटॉन, ऑल दिस बिग ब्रांड्स, एप्पल, ये सब लोग क्या है, ये सब अपने मार्केट को प्रीमियम पे टच करना चाहते हैं। फिर एक कंपनी थी वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट की कंपनी थी बेस्ट प्राइस, जिसे अब फ्लिपकार्ट होलसेल भी कहा जाता है ना? बेस्ट प्राइस कहो या फ्लिपकार्ट होलसेल कहो। इनका कस्टमर को कैप्चर करने का एम ही नहीं था,
ये कैप्चर करना चाहते थे B2B होलसेलर। ये चाहते थे कि भैया हमारे पास एक एक कस्टमर ना है, लेकिन हमारे पास ना दुकानदार होलसेलर, मतलब रिटेल, मतलब दुकानदार हमारे पास आए और हम होलसेल में माल बेचेंगे। ठीक है, इनको एक एक माल नहीं बेचना। तो डीमार्ट का कहना था कि भैया मैं एक एक माल बेचूंगा। पतंजलि का काम था कि यार आयुर्वेद और हर्ब्स के नाम पे प्रोडक्ट बेचेंगे, ताकि लोगों को बोलेंगे देखो मेड इन इंडिया हर्ब्स आयुर्वेदा 50 साल पुराना 100 साल पुराना, लोगों को मजा आएगा। ठीक है, समझ रहे क्या? समझ रहे हो क्या? तो बाबा ये पतंजलि की स्ट्रेटजी। टेस्ला की स्ट्रेटजी क्या है? टेस्ला की स्ट्रेटजी है कि हम टेक और ऑटोमोबाइल में जाएंगे। अच्छा, जियो जब आया उसकी क्या स्ट्रेटजी थी? सर जब जियो आया उसकी स्ट्रेटजी थी कि हम प्रीमियम माल बेचेंगे। समझ रहे हो क्या? हाँ। तो आप धंधे को कैसे चलाना चाहते हो उसे ही तो स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है सर, आप बोलो तो मान लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट वेयर वी वांट टू बी। ठीक है, लिख सकते हो आप वेयर वी, इसको आप ऐसा भी लिख दो वेयर वी वांट टू बी और वेयर वी वांट टू गो, बट मैं लिख रहा हूं वेयर वी वांट टू बी। ये आपका एक लॉन्ग टर्म का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, हाँ जी सर। ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड, मतलब इसमें क्या है? ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। आप कहाँ शुरू कर रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, है ना? वॉट इट वॉन्ट्स टू बी, वॉट इट वॉन्ट्स टू डू, हाउ इट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, वेयर इट वॉन्ट्स टू गो। मतलब हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज जो है वो इसी के अंदर होती है। अब इसके ऊपर दो भाई साहब लोगों ने डेफिनेशन दी। एक है एनसॉफ साहब। ठीक है, कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट्स कहां गया? थ्रेड्स अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी प्रोडक्ट मार्केट्स दैट डिफाइन एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू बी इन फ्यूचर। भैया आप प्रोडक्ट को कैसे को मार्केट कैसे करना चाहते हो? जैसे कि यार लोग जब बाहर निकलते तो उनको बिस्लरी का पानी पीना है, क्यों? पानी मतलब बिस्लरी, अच्छा पानी मतलब बिस्लरी, है ना? तो इस तरह की थॉट प्रोसेस बनी हुई है। तो आप अपने आप को कैसे करना चाहते हो, आप कहाँ अपने आप को रखना चाहते हो, है ना? फिर एक ग्लिक साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा अ यूनिफाइड कॉम्प्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एंश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज आर अचीव। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे? यानी भाई हम क्लाइंट्स कैसे लाएंगे, भाई मुझे 100 करोड़ का धंधा बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, मुझे क्या करना है, इन सब चीजों को लेकर अपन समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर इवेल्युएट एक्सप्लॉइटेड बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज टू परसीव मीट पोटेंशियल थ्रेट्स एंड क्राइसिस टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रेंथ एंड ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेस। अरे भैया आम भाषा में कहूं तो अपनी ताकत के ऊपर काम करना और अपनी वीकनेस, मतलब ताकत के ऊपर काम करना कि आप उस पर बहुत ज्यादा लेवरेज उठा पाओ, और अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना कि आपकी वीकनेस खत्म हो जाए। क्या ये सबसे बड़ा सत्य नहीं है? सर ये तो सबसे बड़ा सत्य है ना? ये तो सत्य है। हम सब चाहते क्या है? हम सब चाहते हैं कि हम हमारी वीकनेस को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप स्ट्रेटजी मतलब क्या होगा? आप आज बना रहे हो कि यार मैं ना एफएम में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में और ज्यादा मार्क्स लाऊंगा ताकि मुझे एग्रीगेट की चिंता नहीं रहे, और लॉ और ऑडिट में आप कोशिश करो कि यार आपको फेल विल होने के लिए पढ़ाने पड़े, है ना? इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रेटजी इज नो सब्सिट्यूट फॉर साउंड अल्टर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यहाँ पे भैया वो कोई उसका वो नहीं। ठीक है, हाँ जी। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द कॉर्पोरेट डिविजनल फंक्शन लेवल। 3 लेवल होते हैं, कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, फंक्शनल लेवल, फंड्स अगेन कॉर्पोरेट लेवल। बोलो बोलो बोलो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, जिन लोगों के पास भी इसकी है जैसे हार्डबुक है ना, तो जिन लोगों के पास भी इसकी हार्डबुक है ना बेटा, है ना, जिन लोगों के पास हार्डबुक है, एक चीज ध्यान रखना, इस पे नॉर्मल पेन नहीं चलती, इसकी एक अलग से पेन लेनी पड़ती है, जितना मुझे पता है अलग से पेन लेनी पड़ती है। तो वो लेकर आप हाईलाइट मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए कितने लेवल है? 4 लेवल है सर, 3 लेवल है। कॉर्पोरेट लेवल, मतलब ठीक है, ठीक है, बिजनेस या मैं फंक्शन कहूं, बिजनेस लेवल या डिविजन कहूं या फिर फंक्शनल लेवल। ठीक है, डन है। हाँ, अब 2 चीज होती है, एक होता है पार्टली एक्टिव एंड बोलो बोलो एक्टिव एंड रिएक्टिव। बोलेंगे वापस से, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। पढ़ने से पहले एग्जांपल दो, प्रोएक्टिव का एग्जांपल दो, जल्दी बताओ। प्रोएक्टिव
अरे सर जियो, अबे जियो जियो मेरी जान नहीं बोल रहा हूं, जियो JIO। सर जियो इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव, लेकिन रिएक्टिव का एग्जांपल कौन है? सर फिर रिएक्टिव का एग्जांपल पता है कौन है? रिएक्टिव का एग्जांपल है आपका एयरटेल। सर आइडिया नहीं है, आइडिया कहां रिएक्टिव कर पाया मुझे बताओ? क्या आइडिया रिएक्टिव कर पाया? आइडिया, वोडाफोन, BSNL, क्या ये लोग रिएक्टिव कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना यार। तो प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? सर प्रोएक्टिव एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आगे के कर रहे क्या? हाँ जी सरकार। ये रिएक्शन है कि भैया हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन ठीक है हम लोग कर लेंगे, हम मार्केट में जी लेंगे। एयरटेल, ठीक है, समवेयर अदर वोडाफोन आइडिया फिर भी चलो रिएक्टिव हो गया। टाटा इंडिकॉम तो खत्म ही हो गया। अच्छा, वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट का बीच में क्रेज चला था। हाँ सर, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को प्रोएक्टिवली किसने किया था पता है? पतंजलि ने। रिएक्टिव पता है कौन था? रिएक्टिव था कोलगेट। ईवी के अंदर, इंडिया के अंदर प्रोएक्टिव कौन था? टाटा। रिएक्टिव था मारुति सुजुकी महिंद्रा। टू व्हीलर ईवी के अंदर असली में प्रोएक्टिव पता है कौन था? असली प्रोएक्टिव पता है कौन था? कमेंट करो जल्दी बताओ। टू व्हीलर ईवी के अंदर असली में प्रोएक्टिव कौन था? सर टू व्हीलर ईवी के अंदर असली में प्रोएक्टिव था एथर। रिएक्टिव था ओला। यस, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है बबुआ। असली गेम ओला ने नहीं, एथर ने खेला था। असली स्टार्टिंग ओला ने नहीं, एथर ने की थी। हम लोगों को पता ही नहीं है, हम लोगों को लगता ही नहीं है, हमें लगता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं बाबा। समझ रहे हो क्या बाबा? ऐसा नहीं था, हमें लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। अबे हमें पता ही नहीं है यार। समझ रहे हो? यस सरकार, ठीक है। चलो, अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज टू कैप अप द अनसर्टन बिजनेस एनवायरमेंट। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज प्लान स्ट्रेटजीज वेयर रिएक्टिव स्ट्रेटजीज एडॉप्टिव। मैं आपको इसका लास्ट एग्जांपल देता हूं, अब एकदम रिसेंट वाला, ठीक है। जियो ने लॉन्च कर दिया अपना जियो बैंक। हाँ सरकार, जियो ने अपना जियो फाइनेंशियल लॉन्च कर दिया ना, तो उसके अंदर जियो बैंक भी है। हाँ जी सरकार, जियो बैंक भी है। ये प्रोएक्टिव हो गया। हाँ, रिएक्टिव में पता है क्या हुआ? रिएक्टिव में ये हुआ कि एयरटेल ने बजाज के साथ कोलैबोरेशन कर लिया कि यार मैं भी आपका जो है माल मेरे शॉप्स पे बेचूंगा। तो जियो वाज अ प्रोएक्टिव, दिस गाइस द रिएक्टिव। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसके अंदर, ठीक है। चलो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। सर बहुत लिमिटेशंस है रे बाबा, बहुत लिमिटेशंस है, उसमें तो कोई गेम ही नहीं है। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देखो एक बात बताता हूँ, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। क्यों है सर लिमिटेशन पता है आप लोगों को? लिमिटेशंस इसलिए हैं, मैं आपको उसके पीछे एक छोटा सा रीजन बताता हूँ। लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि यार देखो ये सब ना बहुत बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं ना। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इज टूफोल्ड। टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहना चाहते हो, एंड टू गाइड कंपनीज थ्रू सक्सेसफुल ऑल चैलेंज एनवायरमेंट। भैया देखो एक सीधी सी बात है, आप अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहना चाहते हो क्या? सर हर इंसान अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहना चाहता है, करेक्ट। दूसरी बात क्या है? आप ये करना चाहते हो कि भैया सक्सेसफुली आप सारे के सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लो। Strategic management refers to a managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategies, implementing and evaluating strategies, and finally initiating corporate adjustment where deemed appropriate. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रोसेस है। पहले आपके पास विजन होना चाहिए, फिर मिशन होता है, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, फिर आपके गोल्स बनते हैं, उसके बाद जाकर आप उन चीजों को अप्लाई करते हो, फिर आप चेक करते हो बाबा मैंने तो सोचा था मजा आ जाएगा, मजा आया या नहीं आया? मैंने तो ये सोचा था, वो हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखो इन अ बिजनेस वी हैव एन नंबर ऑफ थॉट प्रोसेस, वी हैव एन नंबर ऑफ ड्रीम्स, वी हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल ब्रो। हमारी जिंदगी में हम सब सोच लेते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कितना होता है ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? Why do business opt for strategic management even with its limitation? Because even though it has limitation, its importance outweighs in shortcomings. A business cannot operate succeed without the strategic management. देखो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। यहां पर ना एक फर्क है। पहले मैं क्या करता था पता है? पहले अगर मुझे दूध चाहिए ना, तो मैं घर से निकलता था, घर से निकलते से ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसकी दुकान, तो मैं उसकी दुकान से दूध ले लेता था।
मुझे कुछ भी चाहिए था सेम गाना मैं बार बार रिपीट कर देता था लूप में। आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में मैं घर पे बैठा रहता हूँ और ब्लिंकिट ऑर्डर करता हूँ। मेरे को ब्लिंकिट की आदत हो गई है। मतलब उस दिन मेरे घर में आधा किलो मैदा चाहिए था, शायद कुछ 25-30 रुपए का मैदा था, और मैंने 30 रुपए की डिलीवरी दी। और मैंने मेरे घर वालों को 15 मिनट तक समझाया है कि मैं घर के बाहर निकलता तो 30 रुपए खर्चा हो जाते। मैंने घर वालों को कहा मैं ऑडी में घर से निकलूंगा, तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत चिल्लाया, बोले बाइक पे क्यों नहीं निकलेगा। मैंने कहा धूल है बाहर, इसलिए मैं ऑडी में निकलूंगा। एक्चुअली घर के बाहर का जो मतलब जो कॉलोनी है उसके बाहर मेन रोड पे ना रोड बन रहा है, तो इसीलिए आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने घर वालों को कन्विंस किया। तुम समझो 30 मिनट की डिलीवरी के लिए 30 मिनट तक घर, मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया था, पर फिर भी 30 मिनट तक घर वालों को समझाना पड़ा कि यार देखो अगर मैं घर के बाहर निकलता नहीं तो फिर कल शैम्पू करना पड़ता है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जमाने भर की ज्ञान पिला मैंने। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज, आज की तारीख में ईमानदारी से जेन्युइनली सोचो, क्या छोटे मोटे बिजनेस वालों की जिंदगी खराब नहीं हो रही है यार? एक बार इमेजिन करके देखो, एक बार सिर्फ इमेजिन करके देखो बाबा, एक बार। समझ रहे हो क्या? एक बार सिर्फ इमेजिन करके देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और ये जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, क्या इन लोगों को बिजनेस में इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा? सर कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा होगा यार, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आज उन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो क्या वो एक्शन ले पाएंगे? नहीं, खत्म हो जाएंगे एक दिन। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ ना, पहले के समय में मैं घर से बाहर निकल के समोसे, अभी तो खैर इंदौर में तो बिस्ट्रो नहीं आया है, ठीक है, इंदौर में अभी तक बिस्ट्रो नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बिस्ट्रो अगर इंदौर में आया, बिस्ट्रो मतलब पता है क्या? बिस्ट्रो इज अ 10 मिनट फूड डिलीवरी ऐप। इमेजिन करो मैं घर से बाहर निकलूंगा और अगर किसी दुकान पे जाऊंगा और भीड़ होती है दुकान में, ठीक है, तो पैक करवाऊंगा और वापस आऊंगा ना, इतने में तो कहानी बदल जाएगी। आप इमेजिन करो मार्केट कितनी जल्दी बदल रहा है यार। अभी उसने कहा शायद अर्बन क्लैब ने कहा 10 मिनट में हम आपके घर पे हाउस हेल्प भिजवा देंगे। 10 मिनट में हाउस हेल्प आपके घर पे। आज आपकी हाउस हेल्प नहीं आई है, कोई बात नहीं, उसको बुलाओ और झाड़ू पोछा बर्तन सब करवा लो। तुम इमेजिन कर रहे हो दुनिया कहां जा रही है? अब लोगों को कॉम्पीट करने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन क्या आपके घर के पास वाले किराने वाले अंकल स्ट्रेटजी बना पा रहे? नहीं। क्या आपके घर के पास वाले या आपके घर में जो हाउस हेल्प है वो स्ट्रेटजी बना पा रही है? नहीं। देखो बिजनेस तो इन सबका इंपैक्ट होगा सर, 110% होगा, 110% होगा ही होगा। समझ रहे हो? यस। तो स्ट्रेटजी की लिमिटेशन क्या है? हर कोई नहीं कर पाता, टाइम लगता है, पैसा लगता है, पावर लगती है, दिमाग लगता है, सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग कर लेते हैं ना वो हो जाते हैं। फिर बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू डिफाइनिंग द goals and missions. Correct. Strategic management empower organization to be proactive in shaping their futures, analyzing, taking actions, allowing them to control destiny, adapt and turbulence. Correct. सरकार बाहर को देखो, कुछ अपनी तरफ से कर लो, नहीं कर पा रहे हो बाहर वालों से कर लो। आज मैं एक और छोटी सी बात बताऊं, जितने टू व्हीलर वाले पार्ट्स वाले बिजनेसेस हैं इन सबको खतरा है। पता है आपको, टू व्हीलर पार्ट्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इंदौर में तो एक पूरा मार्केट है छोटी क्वालिटी करके, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट है, और पूरे के पूरे मार्केट में कुछ नहीं सिर्फ टू व्हीलर्स की दुकानें हैं। आज नहीं, आज से 5 साल बाद अगर ईवीज का अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गया, जो इंडिया की गवर्नमेंट की इच्छा है भी, अगर ईवी का अडॉप्शन बहुत ज्यादा हो गया, अब आप फिर उस दिन मुझे बताओ ये सब लोग क्या करेंगे? तो इनको आज ईवी के पार्ट्स ये सब रखना चालू करना पड़ेगा, या बिजनेस बदलना चालू करना पड़ेगा। Strategic management empowers organization to be proactive in, अच्छा हो गया तो, strategic management prepare organization for the future of the identifying, pursuing business opportunities and ability identify way to effectiveness. Correct. Strategic management is a crucial corporate defense mechanism assisting organization to avoiding costly mistake in provide market choice और investment. भैया आप देख के करो कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ आप पैसा डाल सकते हो, कहाँ आप पैसा नहीं डाल सकते हो, कहाँ पैसा आपका सही इस्तेमाल करेगा, कहाँ आपका पैसा इस्तेमाल सही नहीं होगा, है ना? मतलब एक बंदे ने बोला यार एक काम करता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री अभी इंदौर में है, दूसरी फैक्ट्री एक काम करता हूँ चेन्नई में खोल देता हूँ। आप फिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लगाओगे कि बाबा
अगर मुझे इंदौर चेन्नई करना है तो मुझे कितना समय लग जाएगा? दूसरी फैक्ट्री खोलनी है तो राजस्थान में खोल देता हूँ, छत्तीसगढ़ में खोल देता हूँ, महाराष्ट्र में खोल देता हूँ, ऐसा है ना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनहांस बिजनेस लॉन्गेटिविटी 100% बाय एंश्योरिंग क्लियर इंडस्ट्री स्टैंडिंग एंड टेकिंग एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशन, एंश्योरिंग सर्वाइवल एंड दिस थिंग। सर्वाइवल या लॉन्गेटिविटी का एक बेस्ट एग्जांपल दो, कोडेक, नोकिया, सब बर्बाद हुए, सबको पता है। लेकिन जेफ बेजोस द फाउंडर ऑफ अमेजॉन, उन्होंने पता है स्टेटमेंट दी थी कि अमेजॉन इज गोइंग टू बैंकरप्ट वन डे। हर कंपनी होती है, ठीक है। अमेजॉन इज गोइंग टू बैंकरप्ट वन डे, आर ओनली एम इज टू डिले दैट डे। क्लियर? तो यार अमेजॉन भी एक दिन खराब बर्बाद हो जाएगी, लेकिन अगर किसी के पास स्ट्रेटेजी है, किसी के पास सारी चीजें ना, तो वो सही कर लेता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिशिंग कोर कॉम्पिटेंसी। आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी, आप अपनी एक अपना एक वर्चस्व बना पाते हो, अपना एक ओहदा बना पाते हो, है ना, अपना एक बोलबाला बना पाते हो, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? environment is highly complex and turbulent. It is difficult to understand complex environment exactly pinpoint how it will shape in the future. Correct. भाई देखो, जोमेटो को एक समय पे जाके लगा कि यार मार्केट जो है बहुत खराब हो गया है, फूड में हम नहीं कमा पाएंगे, तो उन्होंने ब्लिंकिट को खरीदा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ब्लिंकिट को खरीदा तब उनको पता पड़ा कि यार ब्लिंकिट से भी काम नहीं होगा, उनको ब्रिस्टो खोलना पड़ेगा। सर बिस्ट्रो मतलब उनका 10 मिनट्स फूड डिलीवरी है। तब उनको पता पड़ा यार हमको तो बिस्ट्रो खोलना पड़ेगा। आज जोमेटो को लग रहा है कि यार हमें तो सिर्फ और सिर्फ इनसे भी नहीं होगा, हमें तो टीवी और इवेंट्स टिकट्स बिजनेस में भी घुसना पड़ेगा, विच इज डिस्ट्रिक्ट। तो इतने सारे बिजनेस में जोमेटो को उतरना पड़ रहा है। ये खुशी भी है पर मजबूरी भी है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है, मजाक नहीं है, कॉस्टली प्रोसेस है, एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर चीज को समझना है क्या? हाँ जी सरकार, ठीक है। सर ये कॉर्पोरेट बिजनेस और जो ये लेवल्स आपने बताए थे, फंक्शन लेवल, इनका एग्जांपल दे दो। भाई मुकेश अंबानी इज अ कॉर्पोरेट लेवल, जैसे टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ कॉर्पोरेट लेवल। अब जियो का जो सीईओ है, रिलायंस रिटेल का जो सीईओ है ना, मैं अभी से मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, तो मुकेश अंबानी इज अ कॉर्पोरेट लेवल। फिर डिविजन और बिजनेस लेवल होते हैं, जैसे रिलायंस मतलब जियो का एक सीईओ है, रिलायंस रिटेल का एक सीईओ है, जियो फाइनेंशियल का एक सीईओ है, फिर जियो पेमेंट बैंक का एक सीईओ है ना, अलग अलग सीईओ से, है ना। तो ये कौन है? ये है डिविजनल या फिर बिजनेस लेवल। और इनके नीचे जो मार्केटिंग हेड है, टेक हेड है, बिजनेस हेड है, वो सब है एम्प्लॉयज, ठीक है। हाँ जी सरकार, चलो डन है, हाँ जी सरकार। अब आगे बढ़ते हैं सर, एक सेकंड। डन है, यहाँ तक की बात है, सब कुछ क्लियर है बेटा, ठीक है। एक बात याद रखना, जो स्ट्रेटेजिक के बेनिफिट्स हैं क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोएक्टिव बनाता है रिएक्टिव की जगह, फ्रेमवर्क देता है सारे डिसीजन के लिए, पाथ फाइंडर होता है, कॉर्पोरेट डिफेंस होता है, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करता है, और हमारी लॉन्गिटिविटी बिल्ड करता है। ये सब हमने पढ़ लिया है, मैं वापस से बोलता हूं, जल्दी बोलेंगे। प्रोवाइड्स डायरेक्शन, organization to be proactive instead of reactive, provides framework for all organization, pathfinder, act as corporate defense, develop certain core competency, enhance longevity of the business। क्लियर है? हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल सी बात है, हाँ जी सरकार, बहुत सिंपल सी बात है। चलो, अब हमारी जिंदगी का स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या, हम कर क्यों रहे, ये सब कर क्यों रहे? तो हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वैल्यूज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है, वो बोलता है मैं शादी, मेरा दोस्त है ना, सीरियस बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ तेरे को शादी करनी है? बोले हाँ शादी करनी है। बोले शादी क्यों करनी है? बोले दहेज के लिए करनी है। समझ लो, तो आपकी जिंदगी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तुम बोलोगे अरे सर, अरे नहीं 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 बेटा, दहेज के लिए नहीं कर रहा वो, है ना, बेशर्मों से दहेज से गिफ्ट कहते हैं, ठीक है। वैसे मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ, नॉट माई फ्रेंड बट माई फ्रेंड, ऐसा थर्ड फ्रेंड होता है ना, ऐसा। तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है, उसका जो फ्रेंड है, उस आदमी ने जेन्युइनली शादी, पता है क्यों करी? क्योंकि लड़की के पिताजी बहुत अमीर थे, और जेन्युइनली मतलब मजाक नहीं कर रहा, लड़की के पिताजी ने मतलब मान लो सिर्फ शादी में नहीं तो भी करके कुछ 7-8 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए होंगे। उसके बाद चूंकि बेटी उनके घर जा रही है, तो घर नहीं दिलाया बस,
क्योंकि घर मान लो ठीक ठाक था, घर नहीं दिलाया, घर की फ्रिज, घर की टीवी, घर की एसी, घर के बाहर खड़े होने वाली 2 गाड़ियां, उसके साथ मतलब कभी कभी ड्राइवर भी चाहिए तो बेटी का घर से आता है, और गाड़ियां भी ऐसी वैसी नहीं, फॉर्च्यूनर। एंड जेन्युइनली मतलब, खैर बाद में उसने ली नहीं वो, बट उसके घर वाले BMW या ऑडी दिलाना चाहते थे। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा साला मैंने इतने साल मेहनत करके ऑडी खरीदी, यहाँ इस भाई को तो बिना मेहनत करे ऑडी मिल रही है यार। ठीक है, बट फिर मेरे को समझ में आया, नहीं मेहनत तो उसने भी करी। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट इतनी बड़ी बेटी को मतलब समझ रहे हो ना तुम। ठीक है, चलो, यस। So guys, moving to strategic intent. Strategic management is defined as a dynamic process, strategic intent dynamic process of a formulation, implementation, evaluation, control strategies to realize organizing strategic intent. हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? हमारा intent पता लगाने के लिए। ठीक है, strategic intent refers to purpose of what organization strive for. Senior managers defines what they want to do and why they want to do. तुम सीए क्यों करना चाहते हो? ऐसे सीए कैसे करना चाहते हो? रट के करना चाहते हो, समझ के करना चाहते हो, है ना? तुम सीए करना चाहते हो, हाँ सर तुम सीए करना चाहते हो, लेकिन तुम कैसे करना चाहते हो? क्या ये सारी चीजें मैटर करती है? सर ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। आप समझ रहे हो क्या? ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है बाबा, हाँ सर का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अब यहाँ पे क्या क्या होता है, व्हाट आर द, चलो अब आते हैं 4 चीजों के ऊपर। देखो सबसे पहला विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो विजन क्या होता है? विजन मतलब फ्यूचर, अरे करना क्या है। सर मिशन मतलब प्रेजेंट, हम कहां से और कैसे विजन अचीव करेंगे। समझ में आया? देखो टॉप मैनेजमेंट जो डिसाइड करता है वेयर वी वांट टू बी, ये सब विजन है। मिशन जो होता है वो स्टेप्स होती है। फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हें बड़ा होकर अमीर बनना है, ये तुम्हारा विजन है, और उसके लिए तुमने सोचा एक अमीर पिताजी की बेटी से हम बात करना शुरू करेंगे, ये तुम्हारा मिशन है। मेरा विजन क्या है? मेरा विजन है बहुत पैसा हो, मतलब पैसा इतना होना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि खर्चा कहाँ करें, है ना। जिंदगी में अगर कोई ये बोल रहा है कि यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक 10,000 करोड़ रुपए मतलब 1 करोड़ रुपए खर्चा करना है, दूसरा 2 करोड़ रुपए, मैं बिना सोचे बोलूं खर्चा तो मैं 2 करोड़ भी कर दूंगा, बताओ मजा किस में आएगा। समझ? जब मैं घर से निकलूं तब मेरा हर शहर में एक फ्लैट हो, एक घर हो, ये मेरी बहुत इच्छा है, बहुत ज्यादा बचपन से इच्छा है कि हर शहर, अब मेरी इच्छा खैर थोड़ी चेंज हो गई है। पहले लगता था हर शहर में अपना फ्लैट हो, अब फिर लगा हर शहर में अपना घर हो, अब लगता है हर शहर में अपना होटल हो, बिकॉज आई लव होटल्स यार, आई जस्ट लव होटल्स, है ना। जब औकात घर की थी तब घर सोचता था अभी होटल की औकात तो नहीं, लेकिन सपना है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, है ना, ये कैसे होगा? या तो IHCL या फिर बड़ी कंपनी के किसी CEO को किडनैप करके वसूली के नाम पे सारे शेयर्स ले लूं, नहीं तो मेहनत करके कमा लूं, है ना। द विजन इज ब्लूप्रिंट ऑफ अ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, आउटलाइनिंग एस्पिरेंट्स, गोल्स, रिक्वायरिंग ऑल सब सिस्टम्स टू अलाइन विद इट। यानी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हो रही है। हाँ जी सरकार, ठीक है सर। इसेंशियल स्ट्रेटजी क्या होता है? द entrepreneurship challenges in developing a strategic vision is to think creatively about how prepare a company's future. हमारी कंपनी का फ्यूचर क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं। Forming a strategic vision is an exercise in intelligent entrepreneurship. सर ये बहुत डिफिकल्ट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत डिफिकल्ट बात है। अरे तुम कंपनी छोड़ो, यहाँ पे इंसानों का विजन नहीं होता कि जिंदगी में फाइनली करना क्या है, समझ में नहीं आता यार। A well-articulated strategic vision creates an enthusiasm among the members of the organization. अगर किसी कंपनी का विजन बहुत अच्छा होता है तो कितना अच्छा लगता है। सर एग्जांपल दो, मैं आपको बताता हूँ फ्लिपकार्ट का विजन क्या। सर फ्लिपकार्ट का सबसे पहला विजन पता है क्या था? फ्लिपकार्ट का विजन था टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। मजे की बात बताऊं, फ्लिपकार्ट, अब अपने बात करें ना, बड़ी बड़ी बातें करें ना, विजन विजन, पता है फ्लिपकार्ट का असली विजन था कि जब अमेजॉन इंडिया में आएगा तब हम अमेजॉन को अपने आप को बेच देंगे, इसीलिए उसका विजन था टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। तुमको क्या लग रहा है फ्लिपकार्ट बिजनेस करने के लिए हुआ था क्या? नहीं, वो तो जब अमेजॉन इंडिया में आया तब उसने सोचा, तब तक फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा हो चुका था।
वरना फ्लिपकार्ट का यानी बंसल दोस्तों का, बंसल फ्रेंड्स का एक ही ड्रीम था कि भैया हम तुम्हारी कंपनी को बेच देंगे। आप समझ रहे हो, ये थॉट प्रोसेस के साथ ही उन्होंने कंपनी शुरू करी थी। वो तो हुआ नहीं सर, बाद में उन्होंने विजन चेंज कर दिया। विजन क्या है? टू बिकम द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर्स इन इंडिया। एचडीएफसी का विजन क्या है? टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ये एचडीएफसी का विजन है। और ये विजन मजाक नहीं होता बाबा, विजन मजाक नहीं होता है। जान निकल जाती है विजन बनाने में, जान निकल जाती है, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। टू द बेस्ट वर्ल्ड्स विजन स्टेटमेंट क्लियरली एलिमिनेट्स द डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन हेडेड। आप कहां जाना चाहते हो, मैं हर बार बच्चे को हमेशा गूगल करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों, मुझे एप्पल का, जैसे मैंने आपका सबका बता दिया, लेकिन मेरे को एप्पल का जो है ना वो गूगल करके दिखाना पसंद है। क्योंकि वो जब पढ़ते हैं ना कि भैया हम दोनों अर्थ को ऐसे छोड़ना चाहते हैं जिससे अच्छे आए हैं, भाई साहब चलो। एक सेकंड रुक जाओ, कोई बात नहीं। कौन दिशा में लेके चला रे बदुरिया, ऐसा ऐसा करेगा तू मेरे साथ, चलो। एनीवेज, विजन क्या है? टू मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन अर्थ एंड टू लीव द बेटर एज वी फाउंड इट। क्या यही उस भाई की सही में अच्छा है? हाँ। तो भैया वो लोग क्या चाहते हैं? हम अर्थ को और अच्छा बना के जाएं, और जैसा हमने छोड़ा था उससे अच्छा छोड़ के जाएंगे क्या? हाँ जी सरकार। तो भैया ये वाली चीजें क्या? हाँ। अब ये कैसे होगा? उनके विजन मिशन स्टेटमेंट में क्लियरली आता है कि भैया हम सर्विस अच्छी देना चाहते हैं, हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। समझ रहे हो? हाँ सरकार। चलो, उनका विजन क्या है? चलिए सरकार, समझ में आया? हाँ जी सरकार। तो विजन एंड मिशन जो होता है वो एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सर मिशन क्या होता है? अ मिशन स्टेटमेंट आउटलाइंस अ फर्म्स गोल्स एंड पर्पस, असिस्टिंग पोटेंशियल shareholder and investor in understanding the company's capabilities, activities, consumer focus and हमारा सर्वाइवल रोल। अरे इन शॉर्ट बोलूं, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, है ना। वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन? सर, टू एंश्योर यूनिटी पर्पस, डेवलप अ बेसिस स्टैंडर्ड एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज। आप क्या करोगे? टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ मोटिवेटिंग यूज ऑफ द रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सरकार। टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ रिसोर्सेज हो गया, हमारे एक फोकल पॉइंट होगा जहां पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। भैया देखो, सपने बहुत देख लिए, उन्हें हकीकत में कैसे शिफ्ट करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, ठीक है, ट्रांसलेटिंग देम टू पर्पस इनटू गोल्स। हम एक्चुअली में अपने गोल्स को, सारी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, क्या ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सरकार, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूनिमिटी, फोकल पॉइंट, ये सब याद आ रहा है? हाँ, हमने इसका एक कीवर्ड पढ़ा था, क्या था? यूएस में गोरे टोन वाले लोगों का एफओसी होता है। यूएस में गोरे टोन वाले लोगों का एफओसी होता है। यूएस में गोरे टोन वाले लोगों का एफओसी होता है। यू फॉर यूनैमिनिटी, एस फॉर स्टैंडर्ड, फिर क्या हो जाएगा? एम फॉर मोटिविटी, जी फॉर जनरल टोन, एफ फॉर फोकल पॉइंट, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, सी फॉर कॉस्ट टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, हाँ जी सरकार। तो भैया यूएस में गोरे टोन वाले लोगों का एफओसी होता है। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रेसाइज, क्लियर, फिजिबल, डिस्टिंक्टिंग एंड मोटिवेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी है। अब एचडीएफसी का क्या है? एचडीएफसी का है टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। देखो उन्होंने एक, सुनो 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 सुनो, अब सुनो, एचडीएफसी का विजन क्या है? टू बी द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोवाइडर बैंकिंग सर्विस। हाँ, सबने देख लिया कि हमें सबसे प्रेफर्ड बनना है। हाँ, कैसे बनेंगे? मिशन, हम वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनेंगे, ठीक है। तो भैया हम क्लासेस जो बनाएंगे, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड बनाएंगे वो सारा वर्ल्ड क्लास होगा, लेकिन हम रहेंगे इंडिया में, इंडियन बैंक रहेंगे, ठीक है, ऐसा। A mission statement provide an organization with a unique identity, business focus and developing a path distinguished from its similar companies। मतलब भैया सारी की सारी चीज हो रही है। हाँ जी सरकार। A company's business is determined by its objective, target, customer groups, technologies and competency and activity undertakes। तो भैया आप कैसे करोगे? कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने टारगेट, अपने कस्टमर को लेके करोगे ना।
अब सोच के देखो इनका क्या है, एचडीएफसी का मिशन क्या है, टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, या एप्पल का क्या है कि हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना, सर्विस देंगे। तो आप सोच के देखो ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों लिखा हुआ उनके उसमें, ठीक है। अब आप सोच के देखो ना, अगर एचडीएफसी बोलता है नहीं हम तो सबसे अच्छा रिटेल बैंक बनेंगे, तो अरे भैया तुम बैंक हो तो तुम्हारा मिशन बैंक के हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारा कस्टमर, तुम्हारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी सारी चीजों के हिसाब से होना चाहिए। अ गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक टू बी ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर अपना विजन ही यूनिक नहीं बना पा रहे हो तो क्या खाक धंधा करोगे तुम, ठीक है। बट ना, मैं आगे बढ़ने से पहले कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा एक विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। मिशन मतलब क्या है, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करना है, ये मेरा विजन है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करना है। मिशन क्या है, मुझे अच्छी सर्विस एंड बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोडक्ट बनाना है। देखो विजन था सबसे बड़ा बिजनेस करना, अभी होगा कैसे, जब मैं अच्छी सर्विस बनाऊंगा, बेस्ट कस्टमर सर्विस बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, हाँ। तो विजन हो गया मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस करना है, करेक्ट। मिशन हो गया मुझे अच्छी सर्विस एंड बेस्ट कस्टमर के साथ करना है, करेक्ट। गोल्स क्या है, गोल्स है मुझे अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना है, या मुझे फर्स्ट नंबर पे आना है, ये मेरा गोल है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, समझ लो। मुझे अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना है, मुझे सबसे बड़ा बनना है, ये सब क्या है, ये सब आपके गोल्स है, ठीक है। ये सब आपके गोल्स है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। पर यहाँ पे एक बार बोल रहा हूँ, गोल ध्यान से सुनना, मुझे अपने बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना है या फर्स्ट नंबर पे आना है, ये सब है गोल। लेकिन ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है, मुझे इस साल में अपने बिजनेस का रेवेन्यू 50% इंक्रीज करना है। तो विजन तो सबसे बड़ा हो गया, मिशन कैसे होगा, गोल्स भी क्या है यार, मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, फर्स्ट नंबर आना है, मुझे फर्स्ट नंबर एक साल में आना है, मुझे इस साल 50% रेवेन्यू जंप करना है। ये सब होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, यानी शॉर्ट टर्म। अगर ये किसी को समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हाँ जी सरकार, ये अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। चलिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स आर एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एम एंड अचीव, while objectives are time based measurable target achieved through an overall plan for a specific period, ठीक है, इंटरचेंजेबल है, हाँ जी सरकार। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, शुड बी ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स एनवायरमेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर एनवायरमेंट के बाहर जा रहा है तो क्या ही मतलब है, ठीक है, हाँ जी सरकार। इट शुड बी विद इन इट्स एनवायरमेंट, हाँ जी सरकार। क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, हाँ जी सरकार। क्या मिशन एंड पर्पस पे काम होना चाहिए, हाँ जी सरकार। स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रूवल होना चाहिए, हाँ जी सरकार। कॉन्सेंट्रेट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेटेड टू टाइम होना चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे कोरिलेट होने चाहिए, सेट विद इन द कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है सर। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करेंगे, एक सोडा, एक टी, एक काफी, एक चाय, मलाई मार के, वापस से, एक सोडा, एक टी, एक काफी, एक चाय, मलाई मार के, वन सेकेंड, एक सोडा, एक टी, एक काफी, एक चाय, मलाई मार के। E for environment, S for specific, O for organizational, D for decision making, A for achievement, T for time frame, C for challenging, C for correlate, M for measurable, A for appraisal। तो ये जो आपने पॉइंट्स पढ़े सब कवर कर लिए अपन ने, यहाँ 9 है, टेक्निकली 10 होता है, ठीक है। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक सोडा, एक टी, एक कॉफी, एक चाय, मलाई मार के। ई फॉर एनवायरमेंट, एस फॉर स्पेसिफिक, ओ फॉर सोडा में SODA है ना, तो एस फॉर स्पेसिफिक, देखो एक में ई फॉर एनवायरमेंट, सोडा में एस फॉर स्पेसिफिक, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, ए फॉर अचीवमेंट, फिर टी फॉर, एक टी बोला ना, तो टी फॉर टाइम फ्रेम, एक कॉफी, सी फॉर चैलेंजिंग, एक चाय, सी फॉर कोरिलेट, एम यानी मलाई, मेजरेबल एंड अप्रेजल, ठीक है। तो एक सोडा, एक टी, एक कॉफी, एक चाय, मलाई मार के। ई फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर स्पेसिफिक, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, डी फॉर डिसीजन मेकिंग, ए फॉर अचीवमेंट, टी फॉर टाइम फ्रेम, सी फॉर चैलेंजिंग, सी फॉर कोरिलेट, एम फॉर मेजरेबल एंड ए फॉर अप्रेजल। अब आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये सब तो हमने बातें कर ली कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों होता है, ये सब बातें कर ली। लेकिन ऑब्जेक्टिव के कुछ मेनली चीजें क्या है,
सर देखो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो सब है बाबा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयज के अच्छे रिलेशन होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप होनी चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यार एक बात समझो ना, एक धंधे में प्रॉफिट ही नहीं तो क्या करोगे तुम, ठीक है। प्रोडक्टिविटी नहीं है तो भी क्या ही करोगे तुम, अगर आप पैसा भी कमा रहे हो सब कुछ कमा रहे हो लेकिन कंपटीशन आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा तो क्या करोगे, एनवायरमेंट का एम्प्लॉयज का डेवलप ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे, एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन ही नहीं तो भी क्या उखड़ लोगे यार, टेक्नोलॉजिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो भी क्या कर लोगे यार आप, और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले ही नहीं रहे हो, कुछ मार्केट को लेकर आप एक्टिव ही नहीं हो तो भी क्या उखड़ लोगे आप, समझ रहे हो क्या। ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम, वैसे तो तुम लोगों को वैल्यूज का में पता नहीं होगा गाइस, पर मैं समझाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। Collins and Porras defines core values as inherent sequent principles that guide an organization decision and action, ensuring they cannot be compromised for convenience or a short-term economic gain. यानी पैसे के लिए बिकने नहीं चाहिए। मैं समझाता हूं वैल्यूज का मतलब क्या होता है। देखो भाई, वैल्यूज का सिंपल सा मतलब ये है कि बाबा हमारे लिए, और मैं अच्छे समझाता हूं, रुको, कुछ ना नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल पॉइंट होते हैं मेरी लाइफ में। मैं बताता हूं, मुझे कोई इंसान बोले मैं तेरे को 100 करोड़ देता हूं, तू नॉनवेज खा ले, मैं कभी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाता, ठीक है, ये मेरे वैल्यूज है ये। मैं अच्छा आप एक बार बताओ, क्या मुझे कोई नॉनवेज खा रहा है उससे दिक्कत है? नहीं, मैं तो सिंधी हूँ भाई, सिंधियों के तो घर में नॉनवेज बनता है, मतलब मेरे घर में ऑल दो नॉनवेज का इतना कोई बड़ा कल्चर नहीं है, बट खाते तो है मेरे घर वाले, ठीक है। हमारे यहाँ बाहर से आएगा तो मतलब जो भी कहो, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम नॉनवेज खा सकते हैं, मतलब कोई नॉनवेज खा रहा हूँ मैं वेज खा रहा हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे वैल्यू सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं नॉनवेज खाऊं, मेरे वैल्यू सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करते कि मैं कोई भी अश्लील तरह का सेवन करूं। अब ये तो मेरे सिस्टम है ना बाबा, करेक्ट। ऐसे ही कंपनीज के भी सिस्टम होते हैं कि मान लो मैं एजुकेशन में बैठा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुझे किसी ने कहा यार मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन वैसे एजुकेशन में तो नॉन वैल्यूज में सोच भी नहीं पाया आज तक, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड है। बट मैं आपको दूसरा बताता हूँ, मान लो कोई मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, हाँ एक कोई मार्केटिंग कंपनी है। अब एक मार्केटिंग कंपनी है, नाउ जस्ट इमेजिन उस मार्केटिंग कंपनी के एक क्लाइंट ने उसको पैसा दिया, और क्लाइंट ने उसको पैसा दिया और बोला एक काम कर, जाके मुझे दूसरे क्लाइंट का पूरा डेटा दे दे, ऐसा दे दिया तो गलत बात है। या फिर जो टॉप मैनेजमेंट में स्टूडेंट डेटा वाले लोग होते हैं, ये जो डेटा बेच रहे हैं, ये अपने वैल्यूज को बेच रहे हैं। हर बच्चे का, हर कोर्स का, हर कहीं का डेटा अवेलेबल है। उन्होंने डेटा नहीं बेचा, उन्होंने अपने एथिक्स बेच दिया, आप समझ रहे हो, ठीक है। उन्होंने अपने वो बेच दिए, ठीक है, उन्होंने अपने एथिक्स बेच दिए, अपने अपने कोर वैल्यूज होते हैं ना यार बाबा, समझ रहे हो क्या। ये जो कोर वैल्यूज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोर वैल्यूज की ही कीमत है, ठीक है। हाँ जी सरकार। अब इंटेंट और वैल्यूज में क्या फर्क होता है? अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, कुछ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स होते हैं वैल्यूज के, जिसे हम बोलते हैं दिहाती, DIHATI, दिहाती। D फॉर डाइवर्सिटी, I फॉर इनोवेशन, H फॉर ह्यूमिलिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, T फॉर ट्रस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी। D फॉर डाइवर्सिटी, I फॉर इनोवेशन, H फॉर ह्यूमिलिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, T फॉर ट्रस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी, ठीक है। लास्ट टाइम बोले, हाँ जी सरकार। D फॉर डाइवर्सिटी, I फॉर इनोवेशन, H फॉर ह्यूमिलिटी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, T फॉर ट्रस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी, ठीक है। ये वैल्यूज का इंपॉर्टेंट पार्ट था। इंटेंट वर्सेस वैल्यूज, values and intents are two different concepts. Intent is the purpose of doing a business, while values are the principle that doing the business. मेरा इंटेंट क्या है बिजनेस करने का? पैसा कमाना,
लेकिन पैसा कमाने के लिए अपना ईमान बेच दूं, ये मेरे वैल्यूज नहीं है। समझे क्या बाबा? मेरा पर्पस क्या है, मेरा इंटेंट क्या है? पैसा कमाना। लेकिन पैसा कमाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल टाटाज है ना, तो टाटाज ने भी धंधा किया, इतने सालों तक धंधा किया। आप देख लो ना, टाटा मतलब कितने सालों पुरानी कंपनी है यार, 150 साल के आसपास होने, मतलब 150 तो नहीं, 150 क्या बोलो, 200 साल होने की तैयारी में। ठीक है, 200 साल होने की तैयारी में कंपनी को, 200 साल, यानी फर्स्ट कंपनी के हिसाब से आप कुछ कर देखोगे तो, मतलब ऑल्दो 200 साल नहीं हुए, अभी 150 साल के आसपास ही मान लेते हैं, 150 साल हो गए मान लो, ठीक है, 150 साल हो गए। लेकिन आप मुझे बताओ ना, कौन से बड़े करप्शन में वो इन्वॉल्व हुए, कौन से लोगों ने बोला कि यार ये बहुत अनएथिकल है, ये समझ रहे हो? तो इंटेंट तो उनका भी पैसा कमाना ही है ना, इंटेंट तो बाबा उनका भी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही है। लेकिन उस इंटेंट पे अलग अलग चीजें हो सकती है। ठीक है, अब एक होता है एसबीयूज। एसबीयूज क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। सर एसबीयूज क्या होता है? अरे सीधी सी बात है यार, देखो भैया, जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंदर जियो है, रिलायंस रिटेल, ऐसी 10 कंपनियां हैं, वो उनके एसबीयूज है। A strategic business unit is a small independent unit within a large organization. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो छोटा सा हिस्सा होता है। SBUs are responsible for planning, developing, producing, marketing their own goods and services. यानी अपना खुद का धंधा खोल दिया है, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस खोल के रख दिया है। तो अगर किसी आदमी ने अपना खुद का बिजनेस खोल के रख दिया है तो उसे ही कहते हैं क्या? हाँ जी सरकार, उससे ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, यस सरकार, क्लियर है? हाँ जी सरकार। अब सुनो यार, मैं आपको इसको चार्ट में बनवाऊं क्या? चलो मैं आपको ना ये वाली चीज ना थोड़ा चार्ट में बनवाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, देखो असली में सब, देखो हम यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, देखो है ना। अब यहाँ पर असली में सबके पिताजी कौन है? सबके पिताजी हैं शेयर होल्डर। जो भले हम लेवल में काउंट करें ना करें, सबके पिताजी असली में शेयर होल्डर ही हैं। अच्छा, सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर होता है कॉरपोरेट लेवल, जैसे कि एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा के हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब रतन टाटा थे तब रतन टाटा जी मान लो, ठीक है, मुकेश अंबानी जी मान लो, गौतम अड्डानी मान लो, ये सब लोगों ने, ये सब लोग हैं कॉरपोरेट लेवल। इन्होंने अपने अंडर जो है मान लो 5-7 ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखी है, ठीक है, अपने अंडर ही 5-7 ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है इनकी, ठीक है, जैसे है ना, अपने अंदर ही चल रही। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, है ना, बहुत सारी चल रही है क्या? हाँ जी सरकार। तो अब इनके अंदर कौन आ गया? इसके अंदर आ गया एक, मान लो मिस्टर मार्क। सर ये मिस्टर मार्क कौन है? अबे गधों, ये सीईओ है टाटा मोटर्स के, ठीक है, टाटा मोटर्स के सीईओ हैं। अब ये क्या है? सर ये एक्चुअली में है बिजनेस लेवल। आप समझ रहे हो? तो सबसे ऊपर हो गया कॉर्पोरेट लेवल। अच्छा, इसमें और एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आकाश अंबानी आ सकता है, ठीक है। आकाश अंबानी कौन है? आकाश अंबानी इज द हेड ऑफ जियो, ठीक है। ईशा अंबानी आ सकती है क्या? हाँ जी सरकार, ईशा अंबानी आ सकती है। कौन है वो? हेड ऑफ वो टीरा। टीरा पता है तुम लोगों को? टीरा, वो दीदी ने भी नई कंपनी चालू करी, टीरा, नायिका से कॉम्पीट करने के लिए। अब क्या होता है, इनके भी नीचे ना 3-4 लोग होते हैं, जैसे कि एचआर होता है, फिर सेल्स होता है, फिर टेक होता है, मार्केटिंग होता है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो भैया एक तरीके से ये हो गया क्या? हाँ जी सरकार। यहां पर एक बात समझो, क्या बिजनेस लेवल वाला ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? सर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे फिर वो सेल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्या हर चीज के लिए बिजनेस लेवल वाला ही रिस्पॉन्सिबल है क्या? हाँ, अब आके एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, हाँ जी सरकार। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिजनेस, अच्छा यहां पे, अब यहां पे एक बात समझो, क्या बिजनेस लेवल जो है वो लिंक है क्या कॉर्पोरेट और फंक्शन लेवल के बीच में? हाँ जी सरकार। और फंक्शन लेवल लिंक है क्या एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में? हाँ जी सरकार। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझो, फंक्शनल लेवल किसको रिस्पॉन्ड करता है? फंक्शनल लेवल आंसरेबल होता है बिजनेस लेवल को। देखो आपको और तरीके से, एम्प्लॉइज कस्टमर आंसरेबल होते हैं फंक्शनल लेवल को, फंक्शनल लेवल आंसरेबल होता है बिजनेस लेवल को,
बिजनेस लेवल आंसरेबल होता है कॉर्पोरेट लेवल को, और कॉर्पोरेट लेवल भी आंसरेबल होता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि असली में इन सबके पिताजी कौन है, समझ रहे हो? हम यहां पर बात कर रहे हैं असली पिताजी के बारे में। असली पिताजी के हिसाब से सारी कहानी चल रही है सर, असली पिताजी के हिसाब से ही सारी कहानियां चल रही है, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है? दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग मिशन, देखो सारी बकर है ना, मिशन, गोल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, व्हाट शुड बी इन, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज, मिशन भी, विजन भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, कैसे क्या होगा। दिस इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन, और ये लोग क्या आते हैं, ये लोग नीचे नहीं घुसते, नहीं, इनका काम है बड़ा बड़ा बातें करना, विजन सेट कर रहे हैं, ये सब चीजें सेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, है ना, सारी बड़ी बड़ी बकर यही होती है, ठीक है। फिर बिजनेस लेवल में क्या होता है? बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न विद स्ट्रेटजीज दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेस। भाई देखो, सुनो, टाटा ग्रुप कैसे काम करेगा, रिलायंस ग्रुप कैसे काम करेगा, ये मुकेश अंबानी जी और एन चंद्रशेखरन जी का काम है। टाटा मोटर्स कैसे काम करेगा, वो मार्क का काम है। जियो कैसे काम करेगा, आकाश अंबानी का काम है। टीरा कैसे काम करेगा, ये इसका काम है। इसलिए बिजनेस लेवल की बात इनके ऊपर होती है। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर्स आर ट्रांसलेटेड जनरल स्टेटमेंट डायरेक्शन। बिजनेस लेवल इज हेड ऑफ डिवीजन। एक्चुअली में देखो, मैं एक बात बताऊं, जैसे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना इस बिजनेस की बात करते हैं। देखो एक बात समझो, आज एक मुकेश अंबानी, क्या मुकेश अंबानी जियो में भी है ना, फिर वो ये 10-12 कंपनियां खरीदते रहते हैं, हर कंपनी में घुस के ध्यान दे सकते हैं क्या? नहीं ध्यान दे सकते। देखो सही तरीका क्या है? सही तरीका है लोगों के साथ, लोगों को अलाइन करो और लोगों को काम पे लगाओ। यही सबसे अच्छा तरीका है क्या? हाँ, यही सबसे अच्छा तरीका है और यही सही तरीका है। तो इसी तरीके के अंदर काम हो रहा है क्या? हाँ जी सरकार। फिर एक होता है फंक्शनल लेवल। क्या होता है? इट प्रोवाइड most of it information to make it possible for business corporate level general managers to formulate realistic and attainable strategies। मतलब देखो भाई, मुकेश अंबानी ने बोला है रिलायंस कंपनी को 1 लाख करोड़ का धंधा करना है, जिसमें से उन्होंने कहा यार तेरे को 50,000 करोड़ का धंधा करके लाना है। बिजनेस को कहा, बिजनेस ने कहा 50,000 करोड़ का धंधा लाना है। हाँ, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उसने फंक्शनल वाले की 12 बजा दी, बेटा चल, क्योंकि सारा काम ऑन ग्राउंड फंक्शनल लेवल वाले को ही करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन एंड ऑपरेशन, ये अपने फंक्शंस का देखते हैं, अपने ऑपरेशंस का देखता है, ठीक है। इट मे जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड सब्सटेंशियली मे बिकम मेजर स्ट्रेटजीज फॉर अ कंपनी। मतलब शायद ये बंदा काम का हो सकता है, उम्मीद नहीं होती, वैसे उम्मीद होती है। कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। सुंदर पिचाई, द CEO ऑफ अल्फाबेट, एक्चुअली में ही जॉइंड एज अ एम्प्लॉय, है ना। फिर क्रोम का आइडिया उनका था, ऐसे बहुत सारे आइडियाज थे जो आज वो कंपनी के CEO बने बैठे। तो ऐसा नहीं था कि डे 1 पे उनके अंदर काबिलियत थी कि यार वो CEO बन सकते हैं। नहीं 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 नहीं, काबिलियत थी नहीं, लेकिन बंदा बन गया, ठीक है। तो कभी कभी जो होता है वो फंक्शनल लेवल बंदा भी ऊपर चले जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है। देखो मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये सब बातें हम लोग कर रहे हैं, करने में अच्छी लग रही है, बात सही है, लेकिन ये सब चीजें हमेशा नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीजें ना कभी कभी हो जाती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीजें ना कभी कभी हो जाती है, बट या दिस इज द थिंग, ठीक है। चलो अब आते हैं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। फंक्शनल एंड डिविजनल लेवल के बीच में नेटवर्क कैसा होता है? एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप where each function or division is run independently, headed by functional or division head who is business level manager reporting directly to business head। भाई यहाँ पे क्या हो गया, दोनों दोनों एक तरीके से एक ही हो गए और एक तरीके से ये क्या है, ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं मिलेगा उसका, आया रुको दोनों। एक होता है होरिजोनटल रिलेशनशिप, ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉइज आर इन द सेम हायरार्की पोजीशन, सब सेम है, ठीक है। मतलब सब एक दूसरे को आइडियाज दे सकते हैं, सब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। फिर एक होता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप, अ ग्रिड स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन with team formed with the people from various department that are built in temporary task management। देखो भैया, एक ग्रिड स्ट्रक्चर बना दिया कि भैया कभी कौन कहीं घुस गया, कभी कौन कहाँ घुस गया,
एक मिक्स एनवायरमेंट बन गया जिससे सारे के सारे लोग मिलकर साथ में अच्छे से काम कर पा रहे। यहां पर आके हमारा चैप्टर 1 का हम लोगों ने फुल चार्ट रिवीजन खत्म किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, ठीक है, अभी जाओ और अभी जाके यहाँ पे जो आपको पूरी बुक मिली हुई है, इस बुक के ऊपर ये देखो, इस बुक के अंदर एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो अभी जाओ एमसीक्यूज भी अटेंड करो, क्वेश्चंस भी अटेंड करो। ठीक है, एक दो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे आरटीपी सितंबर 2024 का क्वेश्चन था। ये देखो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को अभी हाथों हाथ पढ़ना पड़ेगा। देखो पूरा केस बेस्ड, पास्ट पेपर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार के लिए अभी आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, अभी हाथों हाथ इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, विच विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जजमेंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अभी हाथों हाथ क्वेश्चंस कर लो, आधा एक घंटा लगेगा एंड यू विल फील टू गुड। ठीक है, यू विल फील टू गुड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर जजमेंट। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। ऐसा सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, मजा आया कि नहीं आया, ऐसे और सेशन बनाने के लिए बनाने बताते जाओ। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।